चलिए बढ़ते आगे। यूपी चुनाव को लेकर सियासत हरियाणा तक गर्म नजर आ रही है। एक और जहां हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मतदाताओं से अपील देश की दूसरी और विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए, मैं सारे देश के मतदाताओं से 5 राज्य जिनके चुनाव हो रहे हैं उनके मतदाताओं से कि देश की तस्वीर बदलनी है, देश की तकदीर बदलनी है और ये काम सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है नहीं। विपक्ष तो कोशिश करता है हर मौके पर देश में आग लगा दी जाए, लेकिन लोग समझदार हैं, लोग इनकी बातों में नहीं आते हैं। और ये पहली बार हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री ने किसानों की मांगों को एकदम जो 3 बिल थे उनको रद्द कर दिया। आंदोलन पहले भी होते रहे हैं, कांग्रेस के राज में भी हुए हैं, इंदिरा गांधी के समय पे भी हुआ था। संपूर्ण क्रांति का आंदोलन हुआ था, लेकिन इंदिरा गांधी ने, जो कांग्रेस की प्रधानमंत्री थी, लोगों की बात मानने की बजाय देश में आपातकाल लगा दिया था, सारे नेताओं को पकड़कर जेल में डाल दिया था। और आंदोलन अब भी हुआ है, किसानों का आंदोलन हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने उनकी बात को मान लिया है और जो केस भी बने हुए थे उन सारे केसेस को खत्म करने का आदेश दिया है। देखिए, सुरजेवाला जी के मुंह से कभी भी कोई अच्छी बात नहीं निकलती है। अब पता नहीं जब ये पैदा हुए थे इनको गुड़ती किसने दी थी कि इनके ये जब मुंह खोलते हैं तो उसमें से गलत बातें ही खुलकर सामने आती हैं। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू हलके के दर्जन भर गांव का दौरा किया। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया गया। तो कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू का दौरा किया है और इस दौरान उन्होंने गांव के चौपालों में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं भी सुनी और अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार की नीति से किसान संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार जनहितैषी काम कर रही है, जिससे जनता खुश है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया 25 फरवरी से 27 फरवरी तक प्रदेश स्तरीय पशु मेले का आयोजन भिवानी में किया जाएगा, जिसका उद्घाटन महामहिम राज्यपाल करेंगे। मेले में केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला भी शिरकत करेंगे और 27 फरवरी को सीएम मनोहर लाल मेले का समापन करेंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश है कि गांव में बसे भेजकर किसानों को लाकर पशु मेला दिखाया जाए, ताकि पशुपालक मेले में नए नए अनुभव सीखकर अपनी आमदनी को बढ़ा सके। जो 5 साल की योजना है उसका बीच के समय में ग्रामीण चौक में जा करके हमारे लोगों की जन समस्याएं सुनने के लिए उपस्थित हुआ हूं और मोटे तौर पर हमारा किसान भाई संतुष्ट है। उसको ज़्यादा अच्छा पानी मिला है, ज़्यादा अच्छा भाव मिला है, उसको फसल खराब हुई तो मुआवजा मिला है और नौकरियां जो है सक्षम आदमी को, गरीब आदमी को मेरिट पे मिली हैं। थाना तहसील में जो भ्रष्टाचार था वो कम हुआ है। गांव का बच्चा बोलता है कि आज की भाजपा सरकार सही मायने में लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करके जनहितैषी काम कर रही है और इस सरकार को लोग पसंद करते हैं। 3 दिन का मेला भिवानी सचिवालय के पास लगेगा। करोड़ों रुपए के उनको इनाम दिए जाएंगे और इसका उद्घाटन महामहिम राज्यपाल जी 25 तारीख को करेंगे। केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला जी भी इसमें आएंगे। समापन जो है हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 27 तारीख को करेंगे। हम सब गांवों में कोशिश करेंगे बसें भेजें, किसानों को दिखाएं और उसमें प्रदर्शनी मिलेंगे कि
दूध उत्पादन के लिए क्या करना चाहिए, कौन सा फीड देना चाहिए, और अच्छे साइंटिस्ट भी आएंगे, सभी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक आएंगे, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है पशुपालन में या कृषि में या बागवानी में, उनको हम दिखाने की कोशिश करेंगे, जिससे किसान भाई इनको अडॉप्ट कर करके अपनी आमदनी बढ़ा सके। वहीं कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ में बजट को लेकर बैठक की, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि राज्य की स्थिति बहुत ही गंभीर है। उन्होंने कहा कि बेमौसमी बारिश से किसानों की फसल खराब हो गई है, लेकिन सरकार ने किसानों को मुआवजा नहीं दिया। इसके साथ ही कहा कि हेल्थ के मामले में प्रदेश 11वें नंबर पर पहुंच गया है। इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा ने बेरोजगारी, घोटाला, 75% जैसे कई मुद्दों पर हरियाणा सरकार को घेरने का काम किया। कल हमारी सीएलपी की मीटिंग हुई थी यहाँ पर, क्योंकि ये 2 तारीख से बजट जो है इसके बारे में चर्चा हुई और राजनीतिक परिस्थिति हरियाणा की क्या है और क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या इश्यूज है, काफी तफसील में चर्चा हुई। जो आज परिस्थिति है हरियाणा में वो बहुत ही गंभीर रूप लेती जा रही है, चाहे वो आर्थिक स्थिति है हरियाणा प्रदेश की, चाहे बेरोजगारी है, चाहे कानून व्यवस्था है, हर उस पे सरकार जो है पूरी तरह विफल हुई है। बेमौसमी बारिश हो रही है, पीछे खरीफ भी खराब हुई और रबी का तो इन्होंने पूरी गिरदावरी भी नहीं करी है। 550 करोड़ रुपए का असेसमेंट किया किसान को जाएगा, ये मैं खरीफ फसल की बात कह रहा हूं, और किसी भी किसान को अभी कुछ नहीं मिला। आज बेरोजगारी में हरियाणा फिर से नंबर 1 पर है और लगातार चलता रहा है। सीएमआई की रिपोर्ट के अनुसार आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। चलिए बात करेंगे फतेहाबाद की। फतेहाबाद के गांव रताखेड़ा के ग्रामीणों ने गांव में लगातार फैल रहे नशे पर लगाम लगाने के लिए रात के पहरे का सहारा लिया है। ग्रामीणों के द्वारा गांव में रात के समय ठीकरी पहरा शुरू किया गया है। वहीं ग्रामीण अलग अलग टोलियां बनाकर गांव में रात को निकलते हैं ताकि नशा तस्कर गांव में एंट्री न कर पाएं और नशे की तस्करी के सप्लाई लाइन को तोड़ा जा सके। ग्रामीणों का कहना है कि गांव का युवा नशे के दलदल में फंसता जा रहा है। गांव में हेरोइन का नशा लगातार बढ़ रहा है। बाहरी लोगों के द्वारा गांव में नशा सप्लाई किया जाता है। उसी सप्लाई चेन को काटने के लिए, तोड़ने के लिए ग्रामीणों ने रात को ठीकरी पहरा लगाने का फैसला किया है और यह शुरू भी हो चुका है। हमारे गांव में चिट्टे का सेवन व चिट्टे की तस्करी, इस नशे की तस्करी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हालात बेकाबू होते जा रहे थे। सैकड़ों की संख्या के अंदर जो चिट्टे का सेवन करने वाले हैं वो बाहर के गांव से आने शुरू हो गए थे और गांव परेशान और दुखी हो गया था कि बच्चे इस दलदल में जा रहे थे। तो गांव ने मिल करके एक बहुत बड़ा सख्त फैसला लिया और एक कमेटी गठित की, जिसका ध्येय ये था कि बाहर के जो तत्व आते हैं उनके ऊपर रोक लगाई जाए, जो तस्करी करते हैं उनको पुलिस के हवाले किया जाए। तो इसके लिए गांव ने और कमेटी के मेंबर ने फैसला लिया कि गांव के अंदर ठीकरी पहरा लगाया जाए। तो लगातार गांव के युवा साथी कम से कम 50 से 60 की संख्या में हर रोज ठीकरी पहरा लगाते हैं। चलिए बात करेंगे सिरसा की। सिरसा में किसान संगठनों का धरना प्रदर्शन 14वें दिन भी जारी रहा। किसान संगठन के पदाधिकारियों ने प्रशासन से बातचीत की और बातचीत हो चुकी है, लेकिन मांगों पर सहमति नहीं बनी है। किसानों का कहना है कि जब तक खराब फसलों का मुआवजा नहीं दिया जाता, नहरों में पानी की सप्लाई 15 दिन तक नहीं दी जाती, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। किसानों ने शिकायत के निपटारे की समय अवधि तय करने की भी मांग की है। चलिए बात करेंगे करनाल की। करनाल के फूसगढ़ के पास ग्रीन बेल्ट में पार्क के पास भ्रूण मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भ्रूण को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस भ्रूण फेंकने वाले का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रही है ताकि आरोपी को गिरफ्तार किया जा सके। हमारे पास सूचना प्राप्त हुई थी ग्रीन बेल्ट पर फूसगढ़ मोड़ के ठीक सामने पार्क के साथ सड़क के समीप जो है एक भ्रूण पड़ा हुआ है। मौके पर गए थे और देखा जो वो एक बच्ची का भ्रूण लग रहा था और जिसको पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस। चलिए बात करेंगे पानीपत की। पानीपत में गुरुवार की सुबह 3 परिवारों के लिए मातम लेकर आई। एक शादी समारोह से लौट रहे रिफाइनरी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की गाड़ी नहर में गिर गई। हादसे के समय कार में 4 लोग सवार थे। स्थानीय लोगों की मदद से कार को बाहर निकाला गया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने 3 युवकों को मृत घोषित कर दिया है। हादसे में युवकों की मौत से परिवारों में शोक का माहौल है। प्रशासन की लापरवाही को लेकर गुस्सा भी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत के बाद भी नहर के पास रेलिंग लगाने का काम को गंभीरता से नहीं लिया गया। तो एक गाड़ी नहर में कूद गई, तो एक बंदा जो गाड़ी चला रहा था वो गाड़ी से किसी तरह निकल गया और बाकी जो 3 बंदे थे वो गाड़ी में रह गए। तो जो बंदे वहाँ पे उसने जो बाहर आके वो चिल्लाया भाई बंदे हैं, तो हमारे गांव के बंदों ने उसे एक ट्रक था उसकी हेल्प से उनको बाहर निकाला और वे हॉस्पिटल में लेके आए। तब करीब 8:30 बजे की बात है। तब यहाँ पे डॉक्टरों ने उनको चेक किया और उसके डॉक्टरों ने उनको। आपको बता दें कि समालका उपमंडल नारायणा के पास नहर में कार गिरती है और कार गिरने से 3 युवकों की मौत हो गई और एक युवक को जो है बचाया गया। वो ड्राइवर बताया जा रहा है जो खिड़की के रास्ते बाहर निकला, लेकिन हादसा इतना भयानक था कि इसमें आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो 3 परिवार देख रहे हैं जो अपने बच्चों के लिए बिलख रहे हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये भी थी कि चारों ही युवक जो हैं गाड़ी से शादी से दिल्ली पानीपत की तरफ आ रहे थे और रिफाइनरी में काम करते हैं। और ये हादसा पहली बार नहीं हुआ, नहर में इससे पहले भी हादसे होते रहे हैं, लेकिन प्रशासन का इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। लेकिन जो परिजन है, जब हम उनसे बात करना चाहा तो देखिए वो इस समय जो है बात करने के स्थिति में नहीं है। यही कारण है कि हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को आप समझ सकते हैं कि परिवारों पे कितना बड़ी त्रासदी हुई है और कितना बड़ा उनको आघात हुआ है। लेकिन बार बार प्रशासन को नहरों से लगती हुई ग्रिलिंग के बारे में अवगत कराया गया, लेकिन प्रशासन के सिर पर जूं तक नहीं रहेंगी और यही कारण है कि लगातार हादसे बढ़ रहे हैं। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। वहीं हरियाणा में आज से 1 से लेकर 9वीं क्लास तक के सभी स्कूल खुल गए हैं। इससे पहले 1 फरवरी से 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खोले गए थे। सरकार ने स्कूलों का समय सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक रखा है। छात्रों को स्कूल आने के लिए अभिभावकों की लिखित सहमति अनिवार्य की गई है। स्कूल खुलने पर छात्रों में खुशी का माहौल दिखाई दिया। स्कूलों में कोरोना से बचाव को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी की गई है। 6 तस्वीरें आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये 6 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर पानीपत की है, दूसरी तस्वीर सिरसा की है और तीसरी तस्वीर रादौर की है। चौथी तस्वीर फतेहाबाद की, 5वीं तस्वीर अंबाला की और 6ठी तस्वीर सोनीपत की है। तो पहली तस्वीर में आप देखिए कि छात्रों का स्कूलों की तरफ रुख करना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि लंबे अरसे के बाद एक बार फिर से प्रदेश में स्कूल खुले हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, एक एक करके मशीन के जरिए उनका तापमान जांच किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है, उसके बाद कक्षाओं में प्रवेश दिया जा रहा है। तीसरी तस्वीर आप देखिए, न केवल बच्चों को ये समझाने बताने की कोशिश की जा रही है कि इस कोरोना काल में, इस संक्रमण काल में भले ही कोरोना के मामले कम हो गए हैं, लेकिन हमें कोरोना की गाइडलाइंस का ईमानदारी के साथ पालन करना है। चौथी तस्वीर आप देखिए, बच्चों में उत्सुकता देखी जा रही है और बच्चे अपने बस का इंतजार करते हुए बस स्टैंड पर खड़े हुए हैं। 5वीं तस्वीर आप देखिए किस तरीके से बच्चों के कक्षाओं में पहुंचने से पहले बाकायदा सैनिटाइजेशन का काम भी किया जा रहा है। और 6ठी तस्वीर जहां पर न केवल छात्र छात्राओं में उत्सुकता है बल्कि छात्रों को यह निर्देश भी दिया गया है, अगर अभिभावक इजाजत दें तो ही आप स्कूल आए।
तो छोटे बच्चों के लिए आज पूरी क्षमता के साथ स्कूल खोल दिए गए हैं। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कमर कस ली है। हालांकि कोवैक्सीन डोज की कमी के कारण किसी भी स्कूल में कोरोना वैक्सीनेशन का कैंप नहीं लगाया गया। इसे लेकर हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया ने जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर मान सिंह से खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। सरकार के दिशा निर्देश पर पूरे हरियाणा में आज पहली से 9वीं कक्षा तक के स्कूल पूरी क्षमता के साथ खोले गए हैं। लगातार स्वास्थ्य विभाग भी इस बात को लेकर सतर्क है कि कोरोना के मामले ज्यादा ना बढ़ें। इसको लेकर लगातार वैक्सीनेशन किया जा रहा है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने क्या कुछ तैयारियां की हैं, यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर मान सिंह हैं, इनसे जान लेते हैं। हम जिला प्रतिरक्षण अधिकारी हैं। जिस तरीके से आज स्कूल खोले गए हैं डॉक्टर साहब, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई? स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है, बिल्कुल तैयार है। और स्वास्थ्य विभाग ने हमने सभी पूरे जिले के अधिकारियों की हेल्थ डिपार्टमेंट की मीटिंग लेके ये दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जो भी स्कूल खुलता है उसमें कितने बच्चे वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, कितने रह रहे हैं, इन सब की काउंटिंग के साथ में नेक्स्ट स्टेप में हमने सभी स्कूलों में कैंप लगाने हैं जहां पर ज्यादातर बच्चे छूटे हुए हैं। चाहे फर्स्ट डोज हो चाहे सेकंड डोज हो, इस सब चीज को कोविड वैक्सीन लगानी है 15 से 17 साल के बच्चों को। और अभी बच्चे स्कूल खुलने चालू ही हुए हैं, स्ट्रेंथ के साथ भी अभी बच्चे पूरी तरह आने लगेंगे। और साथ में कुछ प्राइवेट स्कूलों की उन्हें घर वालों से कुछ परमिशन लेनी होती है या अंडरटेकिंग जो भी है, उस सब चीज को मद्देनजर रखते हुए 2-3 दिन में ये पूरा सर्वे हो जाएगा। जितने भी बच्चे बच रहे होंगे उन सभी स्कूलों में कैंप लगा दिए जाएंगे। और पूर्णतः 18+ का फरीदाबाद में फर्स्ट और सेकंड डोज 100% हो चुका है। अभी बहुत जल्दी लगभग हमारा 75% फर्स्ट डोज बच्चों की पूरी हो चुकी है और बहुत जल्दी हम इसको भी 100% करने में सक्षम होंगे। कितने बच्चे हैं टोटल, कितनों को फर्स्ट डोज लगी और कितनों को सेकंड डोज लगी? 1,22,600 टारगेट है हमारा और 90,200 बच्चों को फर्स्ट डोज लग चुकी है और 9,400 को सेकंड डोज लग चुकी है। तो हम बहुत जल्दी 75% के लगभग हम ऑलरेडी फर्स्ट डोज पे हैं। सेकंड डोज उसके 28 दिन बाद लगनी है, तो वो टाइम के हिसाब से चलती रहेगी। सबसे पहले प्रायोरिटी बेस पे फर्स्ट डोज सभी को लगना बहुत जरूरी है और उसके 28 दिन बाद सभी से अनुरोध भी है कि अपने अपने बच्चों को जरूर 28 दिन बाद सेकंड डोज भी लगवाएं, जिससे पूरी तरह वैक्सीनेट हो सके और इन कोरोना की लहरों से इन बच्चों को, इस देश को, इस फरीदाबाद जिले को बचाया जा सके। कहीं लगातार तमाम तैयारियां उनकी तरफ से की जा रही हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से बच्चों को कोरोना के खिलाफ जो अभियान छेड़ा है उससे बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। वहीं हरियाणा में अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को सरकार ने 1 अप्रैल से बंद करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद गैर मान्यता प्राप्त स्कूल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। इसी मुद्दे पर प्राइवेट स्कूलों के जिला अध्यक्ष रोमी गोस्वामी से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर ने। प्रदेश सरकार द्वारा जहां प्रदेश में अस्थायी 1338 स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं और वहीं शिक्षा विभाग ने सरकार के आदेश पर जिला उपायुक्तों के माध्यम से स्कूलों को बंद करने को लेकर नोटिस भी जारी किया हुआ है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं जो निजी स्कूल संचालक हैं वो इनके पक्ष में खड़े हैं और उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर स्कूल बंद करवाए तो वह बड़े धरने प्रदर्शन करेंगे। इस वक्त हमारे बीच निजी स्कूलों के जिला अध्यक्ष रोमी गोस्वामी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि इस मामले को लेकर उनकी रणनीति क्या है। हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये बताएं, जो ये सरकार का फैसला है अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने का, इसको लेकर किस तरीके देख रहे हैं जो स्कूल संचालक हैं? ऐसा है कि सन 2003 से जब नई नियमावली बनी थी 2003, तब से ये स्कूल कंटिन्यू चलते आ रहे हैं, यानी 18 वर्ष हो गए हैं इन स्कूलों को चलते हुए। और हर जो भी सरकार आई है इन 18 सालों के दरमियान हर सरकार ने 1 साल की एक्सटेंशन इनको दी है।
लेकिन मौजूदा सरकार ने, जब इस वक्त सभी स्कूलों की राहत को जरूरत थी, क्योंकि 2 साल से स्कूल बंद होकर रह गए हैं, स्कूल संचालक आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं और एक एसएलसी के मुद्दे को लेकर जो प्रदेश सरकार ने किया था, बिना एसएलसी के दाखिले हुए, उससे भी निजी स्कूल संचालकों को काफी नुकसान हुआ। ऐसे समय जब स्कूलों को राहत की जरूरत थी, लेकिन ऐसे समय में सरकार का ये आदेश देना कि 1 अप्रैल 2022 से ऐसे स्कूल नहीं चलेंगे, ये आदेश सरासर गलत है। हम इसका डटकर विरोध करेंगे, चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हम वो कुर्बानी देने को तैयार होंगे। कहता हूं, जब सरासर शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, अवैध काम हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा के मंदिरों को बंद किया जा रहा है, हम बिल्कुल कतई इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिक्षा देना, शिक्षा लेना मौलिक अधिकार है, हमें सरकार इन अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती चुके हैं और हमने मुख्यमंत्री जी का भी समय मांगा है ताकि वो हमें समय दें और जो हमारी मांगे हैं उनको दूर करें और हम किसी भी सूरत में इन स्कूलों के बंद होने के खिलाफ हैं और हम ये स्कूल चलाएंगे। अभी आपने सुना कि प्राइवेट स्कूल जिले के जो अध्यक्ष है रोमी गोस्वामी, उन्होंने कहा है कि पहले तो कोरोना को लेकर भूखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं स्कूल संचालक, ऊपर से जो सरकार ने अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं, उसे वह अगर सरकार ने कोई भी ऐसा कदम उठाया किसी भी सूरत में सहन नहीं करेंगे और पूरे प्रदेश में सड़कों पर उतरेंगे। अशोक ग्रोवर, हरियाणा न्यूज, रतिया। चलिए, आपका जिला आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।